हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉर्विक स्कोर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यूनिट 1। तो यूनिट का नाम है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट कैसे बनता है और कैसे रेडी होता है, ठीक है, उसको कैसे प्लान, क्या प्लानिंग, क्या उसमें क्या रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे क्या रखा है, सारा सिलेबस जो AKTU का लेटेस्ट है उसके अकॉर्डिंग सब यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, और पहले टॉपिक से हम लोग शुरू करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डील्स विद द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स विद इन डिफाइंड कॉन्स्टेंट। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू क्या करते हैं, हम लोग प्लानिंग करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, अपने जो प्रोजेक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो उसको मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसके डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, किस तरीके से बनाना है, कंट्रोलिंग, और वो जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। और ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद इन द डिफाइंड कांस्टेंट। मतलब गिवन स्लॉट ऑफ टाइम है या गिवन जो उसके कॉस्ट है, उसी में क्या होना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट क्या है, बन के रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मेजर टू कंपोनेंट्स होते हैं स्कीम के। पहला होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग और दूसरा होता है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब प्लान से ही समझ आ रहा है। प्लानिंग का मतलब क्या था, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। मतलब हम लोग इसमें देखते हैं कि हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसमें क्या करना है, कैसे करना है, उन चीज़ों क्या करता है, पहले मतलब प्लान करके रख लिया जाता है चीज़ों को। ठीक है, अगला क्या है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन क्या होता है, एक्सेसिंग फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी का मतलब होता है जो मतलब हमारा जो यूजर है या हमारा जो कस्टमर है, जिसकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम तो उसकी फुलफिल हो पा रही है हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू या नहीं हो पा रही है, उसको कहते हैं फिजिबिलिटी। मतलब उसको रिक्वायर्स को मतलब हमारी जो सॉफ्टवेयर को डिजाइन या फिर प्रोजेक्ट डिजाइन है वो मीट करनी चाहिए। ठीक है, रिस्क रिस्क को मतलब वो देखते हैं। ठीक है, कॉस्ट उसको इवेल्युएट करते हैं, और क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। और उसमें क्या होता है, हमारा जो परफॉर्मेंस होती है प्रोजेक्ट की, वो हम अच्छी तरीके से देखते हैं। मतलब उसके परफॉर्मेंस मतलब ठीक है कि नहीं है, कोई मेंटेनेंस का वो तो नहीं है, या फिर उसको कोई भी इन्हेंसमेंट तो नहीं है, या फिर कोई उसमें इम्प्रूवमेंट तो नहीं करना है। ये सब चीज़ उसमें क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अगला क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ FPM। इम्पोर्टेंस ऑफ एसवीएम क्या होता है, देखते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी हैंडलिंग, पहले क्या होता है, एसवीएम काहे में हेल्प करता है, कॉम्प्लेक्सिटी हैंडलिंग में काम करता है। दूसरा क्या है, टाइम कंट्रोल। मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट दिया है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे बनाना है। और टाइम कंट्रोल मतलब कैसे गिवन स्लॉट ऑफ टाइम में उसको कंप्लीट करना है, जैसे जो भी उसका ड्यूरेशन दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को बना के रेडी करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो हमारा कॉस्ट होता है उसको कंट्रोल होना चाहिए, मतलब ओवर कॉस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो मतलब जीवन जितना मतलब उसका कॉस्ट लगना चाहिए, ठीक है, उसी के अंडर में हो, या फिर मतलब कॉस्ट ओवर कुल मिला के नहीं होनी चाहिए। जो गिवन कॉस्ट होती है या फिर जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट होती है उसी के अंडर में क्या हो जाए, हमारा प्रोजेक्ट डिजाइन हो जाए। ठीक है, फिर क्वालिटी मेंटेनेंस। फिर जो उसकी प्रोजेक्ट की जो हमारी क्वालिटी होती है उसमें मेंटेनेंस की का मतलब क्या, कैसे कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। मतलब हमें जो रिस्क जो होती हैं, जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, और ठीक है, प्रोजेक्ट किस तरीके का है, क्या उसका रोल है, ठीक है, किस तरीके से अच्छे से काम कर सकता है कि नहीं। नेक्स्ट क्या है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अगला क्या है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल। मतलब क्या होती है, इसमें क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जो हमारा मतलब प्रोजेक्ट जो बन के रेडी होता है या जो बनता है उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, कौन उसको हैंडल करता है या कौन उसकी मतलब मॉनिटरिंग करता है। तो देखते हैं इसमें क्या है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब प्रोजेक्ट मैनेजर। ये एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट होता है वो किसके कौन हैंडल करता है, पूरा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर हैंडल करता है। ठीक है, तो उसमें पहले क्या आता है, प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग में क्या होता है, डिफाइन गोल्स एंड फ्रेमवर्क। मतलब वो ये हमारा क्या करता है, जो उसका गोल है प्रोजेक्ट का, ठीक है, वो देखता है और उसका प्लान प्लान करता है, तो जो हमारा काम उसके अंदर करना है क्या करता है, प्लानिंग करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है, जो हमारे जो टास्क है उसमें परफॉर्म होने हैं प्रोजेक्ट में, उसको क्या करता है, असाइन करता है। नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग इन द सेंस हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयज। ठीक है, जो भी मतलब एम्प्लॉयज जिसमें रिक्वायरमेंट्स है, कितने एम्प्लॉयमेंट लगेंगे, ठीक है, कैसे उसको इजीली मतलब हम डेवलप कर सकते हैं।
तो वो आता है, लिखा भी है यहाँ पे हायर क्वालिफाइड पीपल, मतलब हमारा जो, जाहिर सी बात है जो भी अब बनाने जा रहे हैं प्रोजेक्ट, तो वो क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड पीपल हो जो क्या करें उसको इजीली, क्या करें उसको डेवलपमेंट या फिर उसका वो जो भी है वो कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है, गाइड टीम मेंबर्स। डायरेक्टिंग क्या करता है, जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट करता है, जो हमारी पूरी टीम मेंबर होती है उसको क्या करते हैं, गाइड करते हैं, कैसे काम करना है, कैसे प्रोजेक्ट को रेडी करना है, वो सब चीज़ें इसमें बताते हैं। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में वो होता है जैसे हमारा जब प्रोजेक्ट प्रोसेस में होता है, ठीक है, जो हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है जब उसकी प्रोसेस में होता है तो उसकी कंटिन्यूस जो होती है मॉनिटरिंग होती रहती है, वो मतलब बन पा रहा है सही से या नहीं बन पा रहा है, जो या मतलब जो भी हम टास्क दिए हैं अच्छे से परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जो भी हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड किए हैं क्लाइंट्स को वो अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ें उसमें हम देखते हैं। अगला आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब होता है उस पे हर चीज़ पे कंट्रोल करना, जैसे कॉस्ट है या फिर कोई भी रिस्क, किसी तरह का रिस्क ना हो या फिर कोई ओवर कॉस्ट ना हो जाए, ठीक है, या फिर ओवर टाइम पे ना हो, वो सब कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट का है इनोवेटिंग। इनोवेटिंग मतलब ये होता है जैसे हमारा प्रोजेक्ट जो है, जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं वो उसमें ये देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, यूनिक होना। ऐसा तो नहीं है मतलब जैसे मार्केट में जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं या फिर जो भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स जो मार्केट में हैं वैसे अगर सेम होगा तब तो यूजर तो नहीं उसको मतलब जल्दी से यूज़ करने के लिए या फिर रेडी होंगे या फिर उसको जल्दी से नहीं मतलब बाय करेंगे। और तो उसमें क्या करता है, जो प्रोजेक्ट हमारा होना चाहिए यूनिक होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटिंग। फिर जब हमारा बन के रेडी हो जाता है, ठीक है, ये जब सब कुछ डिसाइड हो जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर के थ्रू, तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, जो प्रोजेक्ट हमारा बन के रेडी होता है उसको क्या करता है, क्लाइंट के सामने क्या कर देता है, रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटीज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, तो एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस एक्टिविटीज थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जो हमारे SLDC जो हमने बताया था, मतलब प्रीवियस बता चुके हैं, ये इसमें भी यूज होता है लाइफ साइकिल SLDC, ठीक है। और SLDC जो हमारा उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी यूज होता है, क्योंकि उसमें भी सॉफ्टवेयर की डिजाइन होती है, ठीक है, और इसमें भी क्या होता है हमारा प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या होता है, डिजाइन होता है। तो इसमें एक्टिविटीज कौन कौन से थे, पहला होता है प्रोजेक्ट इनिशिएशन। तो प्रोजेक्ट इनिशिएशन मतलब क्या था, बिजनेस नीड इज आइडेंटिफाई, जो मतलब जो उसकी नीड्स है, बिजनेस नीड्स है, वो क्या होती है उसमें आइडेंटिफाई की जाती हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर। तो क्या फिजिबिलिटी इज स्टडी इज कंडक्टेड। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, कंडक्ट कराई जाती है, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट जो बन रहा है फिजिबल है कि नहीं है, ठीक है, यूजर के रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं है, ठीक है। अगला क्या है, स्टेक होल्डर्स आर आइडेंटिफाइड। जो उसमें मतलब स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, मतलब वो कंटिन्यूसली वर्किंग करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। और अगला आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम मतलब उसको प्लान करते हैं कैसे, हमको प्रोजेक्ट क्या होता है, जो हमारी सारी इनिशियलाइजेशन उसका हो जाता है फिर क्या होता है प्लान करते हैं, तो उसमें क्या होता है पहले स्कोप देखते हैं, तो हमारा जो प्रोजेक्ट का क्या स्कोप है, फिर ठीक है जब स्कोप आइडेंटिफाई या देख लेते हैं, जो आइडेंटिफाई हो जाता है स्कोप, उसके बाद क्या करते हैं शेड्यूल, क्या करते हैं जो प्रोजेक्ट होता है उसको क्या होता है शेड्यूल कर देते हैं, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कितने टाइम में कंप्लीट होगा, ठीक है, कौन कौन से पार्ट होंगे, कैसे कस्टमाइज होंगे एक में, और फिर कैसे वो बन के प्रॉपर तरीके से रेडी होगा, तो ये हम पूरे प्लानिंग में ही डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कॉस्ट। अब कॉस्ट भी बहुत मैटर करता है कि हमारा जो प्लानिंग में ही पहले देखना पड़ेगा जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट मतलब ज़्यादा कॉस्ट ना हो, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा अंडर कॉस्ट भी ना हो, मतलब मिनिमल कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। हाँ, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग मतलब होता है स्टार्ट टाइम और उसका क्या होता है इन टाइम देखना, ठीक है, जो उसके टास्क उसके अंदर जो परफॉर्म कर रहे हैं वो कब स्टार्ट हो रहे हैं कब एंड हो रहे हैं, तो उसका क्या हो प्रॉपर शेड्यूल बना के वहाँ पे देखना रहता है हमको, इसके जो एक्टिविटीज होती हैं उसको प्रोजेक्ट बनाने की उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट। मैनेजिंग रिसोर्स एंड टूल्स। इसमें क्या करते हैं हम रिसोर्स को मैनेज करते हैं और टूल्स को देखते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क। रिस्क में क्या होता है, उसमें आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है, और फिर उसको क्या होता है कंट्रोलिंग होता है रिस्क का, चलिए। तो इसमें तीन फेज होते हैं, आइडेंटिफाई रिस्क, एनालाइज रिस्क, और फिर क्या होता है रिड्यूस रिस्क। फिर हम क्या करते हैं रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसको क्या करते हैं रिमूव करने की कोशिश करते हैं, अगर रिमूव नहीं भी हो रही है तो क्या करते हैं रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है, ट्रैकिंग प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट रेगुलरली एंड इंश्योरिंग सॉफ्टवेयर मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग मतलब मॉनिटरिंग उसकी करते रहते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट की,
और तो उसमें क्या देखते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट जो बन के रेडी हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या मतलब जो भी टूल्स यूज होते हैं या फिर जो भी है मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है प्रोजेक्ट की, वो इजीली मतलब मीट कर पा रही है नहीं, प्रोजेक्ट हमारा किस तरीके का है, या कोई मतलब जैसे कोई कमी तो नहीं रहेगी, जैसे अगर टेक्निकल बनाया जाता है तो उसमें कोई बग तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं, ये चीज़ें सारी देखी जाती है ठीक है, इसमें मॉनिटरिंग थ्रू एंड इंश्योरिंग सॉफ्टवेयर मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और उसमें क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या देखते हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होना चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड, मतलब जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी है वो क्या होता है, उसकी क्वालिटी को फुलफिल कर सके, मतलब क्या की क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट क्या होता है, इंश्योरिंग प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन टीम एंड क्लाइंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब उसके जो टीम होती है और जो क्लाइंट होता है उसके बीच में क्या होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए था या बेटर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा इजीली जो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है वो क्या है, डिलीवर हो सके। नेक्स्ट क्या है, फिर एक्टिविटीज मेनली अगर देखा जाए शॉर्ट में, अगर मतलब नहीं कुछ याद आ रहा है वहाँ पे लिखने के लिए एग्जाम में, तो वहाँ पे आप सिंपल ही लिख सकते हैं। पहले क्या होता है, फिजिबिलिटी स्टडी होती है, फिजिबिलिटी स्टडी को आप डिफाइन कर देना। उसके बाद क्या आता है, प्लानिंग। प्लानिंग कैसे होती है, जो प्लानिंग के अंदर क्या क्या आता है वो सब लिख देना। नेक्स्ट आता है प्लानिंग के बाद क्या हो जाता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, मतलब प्रोजेक्ट क्या होते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंस ऑर्डरिंग। प्रेसिडेंस ऑर्डरिंग का मतलब होता है, इट मींस डिसाइडिंग सीक्वेंस ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट जो हमारा बन के रेडी हो रहा है, ठीक है, उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने ले रखा है, तो जैसे ए, जैसे कोई भी स्टेप ए है, ठीक है, उसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है। स्टेप बी में क्या होता है, सिस्टम डिजाइन होता है। सी में क्या हो जाएगा, उसके जब डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा फिर उसकी कोडिंग हो जाएगी। फिर कोडिंग जब कंप्लीट हो जाएगी फिर उसकी टेस्टिंग, कोई बग तो नहीं है या कोई एरर तो नहीं, वो सब क्या होता है हमारे टेस्टिंग फेज में देख लिए जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो होता है ई, वो क्या होता है, डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये उसको क्या होता है, ऑर्डर होता है, प्रेसिडेंस ऑर्डरिंग होती है इसकी। जैसे तो इसका फ्लो देखा जाए तो कहाँ से, पहले ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से डी जाएगा, फिर डी से ई आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेथडोलॉजीज इन एसपीएम। मेथडोलॉजीज मतलब कौन कौन सी जो मेथडोलॉजीज में यूज होंगी ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो क्या है, मेथडोलॉजी इज ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज टू प्लान डेवलप एंड मैनेज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। जो हमारा मतलब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो बन पा रहा है, ठीक है, उसमें जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को हम देखते हैं, ठीक है, कैसे प्लान करना है या डेवलप करना है, कैसे हमारे जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो पहले इसमें आता है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल वेयर ईच फेज कंप्लीट्स बिफोर नेक्स्ट बिगिंस। वाटरफॉल मॉडल की एक मतलब ये विशेषता होती है, क्या होता है इसमें, कि जो हमारा जो वर्किंग फेज चल रहा है जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट फेज उसमें नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता है, फिजिबिलिटी स्टडी, या उसमें क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब उसकी एनालिसिस हो जाती है फिर क्या करते हैं, हम डिजाइन कंप्लीट करते हैं, डिजाइन की प्रॉपर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, कोडिंग के बाद फिर कोडिंग कंप्लीट होने के बाद टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के बाद फिर तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको क्या करते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं। और डिप्लॉय के बाद जो हम देखते हैं फिर क्या आता है, मेंटेनेंस फेज आता है। अब फिर जो हम अगर हमारी कोई कमी या फिर कोई एरर आ रहा है ना, तो मेंटेनेंस फेज कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्टिंग से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दिस मॉडल इज द क्लासिकल मॉडल ऑफ ऑल मॉडल्स, ठीक है। द वाटरफॉल मॉडल रेस्ट्रिक्ट द मूविंग टू द नेक्स्ट फेज बिफोर कंप्लीटिंग द प्रीवियस फेज। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, जब तक मतलब जो फेज जो मतलब करंट फेज चल रहा है, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम नेक्स्ट फेज में नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होता है, देखते हैं इसमें क्या क्या है, इसके एडवांटेज है। सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। और अगला क्या आता है, क्लियर, जो इसको डॉक्यूमेंटेशन होता है वो क्लियर होता है। और ये क्या होता है, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा सुइटेबल होता है, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या क्या है, नॉट फ्लेक्सिबल टू चेंज, मतलब इसमें चेंजेस नहीं कर हो सकते हैं, क्योंकि क्योंकि इसमें जो बैक मूव बैकवर्ड जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। और लेट टेस्टिंग फेज, लेट टेस्टिंग फेज इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी जो टेस्टिंग परफॉर्म होती है इसके अंदर, वो कब होती है, जब हमारे सारे टास्क जो होते हैं कंफर्म मतलब हो जाते हैं या सारे कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद ही हमारी टेस्टिंग फेज वो स्टार्ट होता है। नॉट सुटेबल फॉर कंप्लीट प्रोजेक्ट्स या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे कंप्लीट नहीं, यहाँ पे होगा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए क्या होता है, सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एजाइल मॉडल, ठीक है, एजाइल मेथोडोलॉजी या फिर एजाइल मॉडल। इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट अप्रूवल एंड प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग की जाती है प्रॉपरली, ठीक है, या उसको अप्रूवल पहले लिया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, उसमें इटरेशंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। ये नहीं है मतलब एक फेज में जा सकते हैं तो दोबारा उसमें दूसरे फेज में तभी जाएंगे जब प्रीवियस वन, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे।
यहाँ पे क्या होगा, इसमें इटरेशंस परफॉर्म होते हैं और फिर जैसे जैसे फीडबैक आते रहते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारा जो इन्हेंसमेंट होता रहता है, और जब बेटर उसको मिल जाता है फिर उसको क्या होता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, टेस्ट में देखते हैं। इटरेशन जब कंप्लीट होगा उसके बाद क्या किया जाएगा, वो रिलीज किया जाएगा, ठीक है। इटरेशन के बाद क्या किया जाएगा, इटरेशन प्लानिंग किया जाएगा। इटरेशन प्लानिंग के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट के बाद टेस्टिंग होगी, और टेस्टिंग जो कंफर्म हुई तो यहाँ से फिर क्या, तब वो रिलीज किया जाएगा। और रिलीज के बाद, रिलीज होने के बावजूद भी क्या होगा, तो वहाँ से फीडबैक कलेक्ट किया जाएगा। और फीडबैक जब कलेक्ट होगा, जो भी मतलब जो हमारा यूजर होगा या फिर जो हमारा क्लाइंट होगा, वो हमको बताएगा क्या कि उसमें कमी है या फिर क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो हमको बताएगा। फिर हमारा, फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, दोबारा रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। Agile is an iterative and incremental approach where software developed in small cycles called sprints. हाँ, यहाँ पे स्मॉल साइकिल्स में जो प्रोजेक्ट हमारे जो डेवलप होते हैं, उसको स्प्रिंट्स में होते हैं। स्प्रिंट्स में जो फिर वो क्या होते हैं, फीडबैक कलेक्ट करने के थ्रू उसको मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एजाइल मीन्स मूव क्विकली। हाँ, इसमें मूव क्विकली है क्योंकि इटरेशंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। और हर एक इटरेशन के बाद क्या रिलीज किया जाता है, फिर उसका फीडबैक करेंगे, तब दोबारा उसको दोबारा से रिलीज किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा इसका एक एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है इसमें, लार्ज जो हमारे प्रोडक्ट है, वैसे जैसे कि मैंने अभी बताया है, इसको कंबाइन किया जाता है। तो हमारे जो लार्ज प्रोडक्ट होते हैं, पहले उनको क्या करता है, स्मॉल चंक्स, मतलब क्या होता है, स्मॉल चंक्स मतलब टुकड़ों में उसको बांट लिया जाता है, ठीक है, या फिर पार्टीशन से कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद वो क्या, जब बन जाते हैं फिर उसको रिलीज किया जाता है। रिलीज करने में फिर उसका फीडबैक कलेक्ट किया जाता है। अगर फीडबैक फीडबैक में कुछ इन्हेंसमेंट करना है तो इन्हेंस किया जाता है। फिर अगेन क्या हो जाता है, उसको री रिलीज कर दिया जाता है, मतलब अगेन रिलीज आफ्टर इटरेशन। इटरेशन कंप्लीट होने के बाद दोबारा उसको रिलीज कर दिया जाएगा। की प्रिंसिपल्स क्या होता है, कस्टमर कोलेबोरेशन, कस्टमर उसमें कोलेब्स कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट, और उसमें क्या होता है, निरंतर जो हमारा जो मतलब इंप्रूवमेंट है वो होता रहता है, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद द कस्टमर। इसमें क्या होता है, फेस टू फेस कस्टमर के साथ हमारा कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। चेंजेस अकर्स। और अगला क्या है, कॉन्टिन्यूस फीडबैक, और कंटिन्यूस फीडबैक देते रहते हैं और इटरेशन हमारे कंप्लीट होते रहते हैं। जो हमारे बेटर वन उनमें से मिल जाता है, तब क्या होता है, वहाँ पे स्टॉप करके उसको रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। डिसअडवांटेज क्या होता है, लेस डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है। और रिक्वायर स्किल टीम होती है। इसमें जो टीम हमारी जो होती है, जो हमारा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के थ्रू जो हमारा टीम हायर की जाती है, वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर स्किल्ड होनी चाहिए, वेल स्किल्ड होनी चाहिए, ठीक है। और टाइम कैसे बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। और अगर आपको अच्छे समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को टॉर्विक स्कोर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, आपको देते रहें। नेक्स्ट क्या है, वी मॉडल। वी मतलब क्या था, वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल। ये ज्यादातर पूछा नहीं जाता, कभी अगर पूछ भी लिया जाता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ये जो वाटरफॉल हमारा जो मॉडल था उसी का ही एक एक्सटेंशन वर्जन है, ठीक है। वी मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ वाटरफॉल वेयर ईच डेवलपमेंट फेज हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग टेस्टिंग फेज। जहाँ पे जितने वहाँ पे डेवलपमेंट फेज होंगे ना, उसी में क्या होंगे, उसी के करस्पॉन्डिंग वहाँ पे टेस्टिंग फेज भी होते हैं, ठीक है। और जबकि वहाँ पे जो हमारा वाटरफॉल में था, वहाँ पे रिलीज नहीं, मतलब वहाँ पे क्या होता था, दोबारा उसको रिलीज नहीं कर सकते हैं या फिर दोबारा उसको इनहेंस नहीं कर सकते जब तक पूरा वन बाय वन स्टेप कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। फिर इसमें क्या क्या आता है, रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है, डिजाइन। फिर डिजाइन क्या था, सिस्टम टेस्टिंग होती है, कोडिंग क्या था, यूनिट टेस्टिंग। ये तीन तरीके की टेस्टिंग इसमें परफॉर्म होती है वी मॉडल में। अगला आता है प्रिंस टू मॉडल। ये जो होता है प्रिंस टू मॉडल, जनरली क्या होता है, अपने यहाँ का नहीं, ये क्या होता है, यूपी गवर्नमेंट जो होती है, यूपी गवर्नमेंट जो थी उसने क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था, देखते हैं। प्रिंस टू स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोजेक्ट्स इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। और जो टू का मतलब यहाँ पे है वर्जन टू इसका है, ठीक है। आ, ये इसका क्या, प्रिंस टू का फुल फॉर्म है। इट इज a process based project management methodology widely used in IT and government products। ये जो हमारी मेथोडोलॉजी है, ये काहे में यूज होती है, यूजुअली काहे में यूज होती है, आईटी सेक्टर में यूज होती है, या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज होती है, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड बाय द यूके गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने बताया यूके गवर्नमेंट द्वारा ये बनाई गई थी, एंड नाउ यूज इन वर्ल्ड वाइड। अब हमारे के पूरे वर्ल्ड में इसको यूज किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 7 प्रिंसिपल, 7 थीम्स एंड 7 प्रोसेस। ये हमारा जो होता है, 7 इसके सिद्धांत होते हैं, 7 इसकी थीम्स होती है, 7 उसका जो वर्किंग प्रोसेस जो होता है वो इसमें डिस्कस किया जाता है, और इसके थ्रू क्या होता है, हमारा मॉडल बन के तैयार होता है। मेनली यूज इन बिग प्रोजेक्ट। हाँ, ये मेनली कहा है, हमारे जो बिग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें यूज होता है, और ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स में हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं।
और एडवांटेज क्या है, क्लियर स्ट्रक्चर इसमें होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो फेजेस होते हैं या फिर जो इसके मतलब प्रिंसिपल्स होते हैं, थीम्स वगैरह होते हैं, इसमें क्लियर स्ट्रक्चर दे रखा होता है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट होता है, ठीक। सुइटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, हाँ जैसे कि मैंने बताया लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए क्या आता है, सुइटेबल होता है। इंटरनेशनली और रिकॉग्नाइज्ड, हाँ क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है तो क्या होता है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। अगला क्या है, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन इसका जो होता है वो वेरी लार्ज होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो इसका डॉक्यूमेंटेशन तैयार होता है वो ज़्यादा लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए ये यूज़ नहीं करते हम लोग इसको, ठीक है। रिक्वायर्ड ट्रेंड प्रोफेशनल्स, हाँ ये भी मतलब डिसएडवांटेज समझो या फिर कुछ भी, है ना। ये रिक्वायर्ड मतलब ट्रेंड प्रोफेशनल्स जो यूज़ होते हैं, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज इसमें बताया गया है, ठीक है। कभी कभी 2 नंबर यहाँ पूछ लेते हैं क्रिटिकल पाथ क्या होता है। तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है, ये अपने जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर हम जो प्रोजेक्ट हमारे मतलब जो टीम मेंबर्स हैं वो बना रहे हैं उसको विजुलाइज करना जो होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। इट इज अ वे टू विजुलाइजिंग योर प्रोजेक्ट, ठीक है। इट इज अ डायग्राम विच शो द सीक्वेंस ऑफ प्रोजेक्ट, और ये डायग्राम फॉर्म में क्या करता है या फिर ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में क्या बताता है, जो हमारा सीक्वेंस ऑफ प्रोजेक्ट है उसको शो करता रहता है। क्रिटिकल पाथ इज अ फ्लो ऑफ एक्टिविटी, जो हमारी एक्टिविटी उसके अंदर परफॉर्म हो रही है उसको, उसी के फ्लो को ये दिखाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है, जब सॉफ्टवेयर की बात आ रही है तो सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम जो हमारा मतलब रन हो रहा है, ठीक है, उसमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजर एंड ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम रन करता है उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या आता है, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन, मतलब कोई भी स्पेसिफिक टास्क हो रहा है या फिर कोई फंक्शन मतलब परफॉर्म हो रहा है, उसको वो किसके अंदर आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। अगला कौन सा है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जैसे डेवलपर्स वगैरह जो यूज करते हैं लैंग्वेजेस का उसके किसी भी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट के लिए, तो वो क्या होता है हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्या आता है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दैट इज बिल्ड इनटू हार्डवेयर डिवाइसेस, जो हमारे सॉफ्टवेयर जो मतलब एक्सटर्नल डिवाइस जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं उसके लिए जो हमारे बनाए जाते हैं, ठीक है, उसी उसमें जो बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड मतलब एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं, जो मतलब हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये हमारे क्या है के लिए, मेंटेनेंस और ऑप्टिमाइजेशन के लिए खासकर यूज होते हैं। यूटिलिटी में जैसे हमारा एंटीवायरस जो होता है वो हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखते हैं, ताकि कोई एक्सटर्नल मतलब कोई भी थ्रेड या फिर या इस तरीके से कोई भी मतलब वायरस अटैक ना कर पाए या हमारा डेटा जो है सेफ रहे, उसके लिए क्या कर सकते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप में, या फिर उसको लेते हैं, कभी कभी बाय करते हैं या फिर कभी कभी इंस्टॉल भी करते हैं। और नेक्स्ट क्या था, बैकअप सॉफ्टवेयर। जो हमारा बैकअप सॉफ्टवेयर वो भी क्या था, हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की तरह यूज होता है। नेक्स्ट आता है कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। मतलब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होता है उसमें किन किन कैसे कैसे उनको क्या कहते हैं, कैटेगरीज में रखा गया है, ठीक है। In software project management, software projects are categorized to help managers choose the correct planning method, estimation technique, risk strategy and team structure। जो हमारा प्रोजेक्ट जो हमारा जो होता है वो कैसे कैटेगराइज होता है, काहे में मदद करता है, तो इसमें क्या होता है, करेक्ट प्लानिंग हो सके, ठीक है, एस्टिमेशन टेक्निक्स हो सके, और रिस्क स्ट्रेटजी उसमें देखी जाती है, और क्या होता है, टीम स्ट्रक्चर अच्छे से परफॉर्म हो सके, उसको मैनेज करने के लिए उसको क्या होता है, इसको कई कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट साइज। जो हमारे जैसे प्रोजेक्ट जैसे स्मॉल प्रोजेक्ट है और लार्ज प्रोजेक्ट है, तो उस बेस पे क्या करते हैं, इसको दूसरे कैटेगरी में डाल दिया, तो उसमें कितने मेंबर होंगे, दूसरे में कितने मेंबर होंगे, उसकी कॉस्ट क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं उसमें डिस्कस की जाती है। स्मॉल प्रोजेक्ट में क्या होता है, मतलब 2 से लेकर 5 तक एवरेज लिया गया कि मतलब इतना इतने बीच में वो यूज होते हैं मेंबर्स। अगला क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन। इसका ड्यूरेशन जो होता है 1 से 3 महीने के बीच में हमको प्रोजेक्ट क्या करना है, मतलब तैयार करके उसको देना ही है। इसका बजट क्या होता है, लो बजट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखा जाए कॉलेज मैनेजमेंट, जैसे मिनी प्रोजेक्ट होता है कॉलेज मैनेजमेंट का वो, ठीक है। लार्ज प्रोजेक्ट जैसे लार्ज टीम होती है, वहाँ पे 20+ मेंबर्स उसमें काम करते हैं। और ये क्या होता है, इसमें ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 1 ईयर या फिर उससे ज़्यादा ही होता है, ठीक है। जैसे कि कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो हमारा 1 से 3 महीने में, जैसे कॉलेज मिनी प्रोजेक्ट जैसे मान लो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो जल्दी से जल्दी हमारा क्या होता है, तैयार हो जाता है बनकर 1 से लेकर 3 महीने के बीच में। और जो हमारा बैंकिंग सिस्टम होता है, जो बैंकिंग सिस्टम होता है वो मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, डेटाबेस क्रिएट करना है, और
हमें फ्रंट एंड बैक एंड ये सब यूज करके इसको बनाना है कोडिंग के थ्रू, तो इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा ईयर साल लग जाता है, ठीक है। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन एरिया, ठीक है। एप्लीकेशन एरिया में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन कैसे यूज होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या, जैसे ओएस है, कंपाइलर है, यूजर बेस्ड प्रोग्राम है, ऑनलाइन सिस्टम, इनके थ्रू क्या करते हैं, इसको एप्लीकेशन एरिया में क्या करते हैं, इसको कैटेगराइज कर देते हैं बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू इसको हम डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, सिंपल प्रोजेक्ट होते हैं, अगला क्या है, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। तो सिंपल प्रोजेक्ट जो हमारे पास क्लियर रिक्वायरमेंट्स होती है और उसमें जो क्या होती है, रिस्क भी कम होती है। और जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होता है, चेंजिंग की मतलब रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, हाई रिस्क होता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन डेवलपमेंट अप्रोच। तो इसमें क्या है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और जेनरिक सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो हमारा स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए बनाया गया, या हमारा जो स्पेसिफिक क्लाइंट जो हमारा डिमांड करता है कि हमारा ये हमें जो प्रोजेक्ट बना के दो या सॉफ्टवेयर बना के दो हमारे पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जेनरिक सॉफ्टवेयर वो होता है जैसे मतलब हम जनरल पर्पज के लिए यूज होता है, जैसे कि एडोब फोटोशॉप, यहाँ पे एग्जांपल मैंने रखा है। एडोब फोटोशॉप क्या है, आजकल मतलब जहाँ भी देखो मार्केट में सारे जो भी मतलब फोटोग्राफर होते हैं क्या करते हैं, एडोब फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं। तो वो हमारा आता है जेनरिक सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट हो सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स दैट प्रोजेक्ट मस्ट अचीव। ऑब्जेक्टिव्स मतलब वो होते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट जो हमारा बन रहा है या जो हमारा प्रोजेक्ट डिजाइन किया जा रहा है, वो उसमें जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्लियर होने चाहिए और उनका स्पेसिफिक कोई गोल्स होने चाहिए। और जो हमारा क्या करे, जो प्रोजेक्ट हो उसमें इजीली मतलब क्या होता है, इनहेंस हो सके, या उसमें तो जो हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो उसको क्या कर सके, अचीव कर सके, जो भी हमारा उसका जो उसका गोल हो प्रोजेक्ट का, या फिर जो उसका मतलब बनने का वो उद्देश्य हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, स्मार्ट क्राइटेरिया। तो स्मार्ट मतलब कहता है स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि सॉफ्टवेयर हमने ले लिया है और उसमें कोई भी मतलब हमको आइडिया नहीं है, ठीक है। तो मतलब कोई भी उसका मेजरमेंट उसको नहीं लिया गया है, मतलब क्या कैसे कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट आएगा, वो नहीं, ठीक है। अचीवेबल मतलब जो हमारा गोल जो क्लियर डिसाइड है वो अचीव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जो हमारा सॉफ्टवेयर हो रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। और ये टाइम बाउंड भी होना चाहिए। जैसे क्या होता है, लाइब्रेरी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, तो उसमें क्या होता है, 3 महीने में कंप्लीट होना चाहिए। तो ये कहा क्या आता है, स्मार्ट क्राइटेरिया के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट प्रिंसिपल। पहला क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, इंक्रीज इफिशियंसी एंड स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और अगला क्या है, इंक्रीज पैरेललिज्म, ठीक है। तो ये कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, ये कहता है जो उसको मैनेजमेंट करने का, जो प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट करने का जो तरीका है उसको काहे में डिवाइड कर दिया, डिवीजन ऑफ वर्क में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, ये भी एक प्रिंसिपल है। तो इसमें क्या आता है, सुपीरियर हैव राइट टू ऑर्डर टू इस सब। जो हाँ, जो सुपीरियर जो वहाँ का होता है, जैसे मान लो टीम लीडर हो गया, तो क्या करता है अपने सब ऑर्डर मतलब एम्प्लॉय को क्या करता है, कोई भी काम क्या है असाइन कर सकता है प्रॉपर, उसको टाइम भी अलॉट कर सके, इतना टाइम में हमको क्या करना है, मतलब जो भी प्रोजेक्ट दिए हैं उसको क्या करना है, कम्प्लीटली बना के तैयार करना है, ठीक है। डिसिप्लिन, एम्प्लॉय मस्ट फॉलो रूल्स एंड रेस्पेक्ट अथॉरिटी। हाँ, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या करना है, वो जहाँ जो भी रूल्स हैं कंपनी के, या फिर जो जो भी हमारा जो मैनेजर होता है वो जो हम लोग को अलॉट कर दे, या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाते हैं उनको हम लोग फॉलो करते हैं। और रिस्पेक्ट अथॉरिटी, जो भी वहाँ की अथॉरिटीज होती हैं उससे क्या करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। हाँ, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही एम्प्लॉय को बहुत सारा काम दे दिया गया, कई कई मतलब चीज़ों पे उसको साइमल्टेनियसली काम दे दिया गया, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करता है, इंडिविजुअली क्या करता है, एक एक अगर काम उसको दिया गया है तो वो क्या होता है, उसको सुपीरियर होता है, एक ही काम को असाइन करता है, जब वो कंप्लीट है तब उसको दूसरा काम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। हाँ, वही जैसा मैंने अभी बताया आपको। रिम्यूनरेशन क्या होता है, परिश्रम मतलब रिम्यूनरेशन क्या है, पारिश्रमिक मतलब जो हमारा जो क्लाइंट है वो कैसा है, रिम्यूनरेशन मतलब होता है जिससे मतलब ईमानदार, एक तरह से देखा जाए कि अपने काम के प्रति क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। एम्प्लॉय शुड रिसीव फेयर वेजेस, जो हमारा जो मतलब एम्प्लॉय है उसको क्या, जो उसका वेतन जो है फेयरली उसको मिल सके, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन ये क्या होता है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शुड बी प्रॉपर्ली बैलेंस बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्केलर चेन।
देयर शुड बी ए क्लियर चेन ऑफ कमांड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और यहाँ पे क्या है, स्केलर चेन का मतलब होता है स्केलेबल जो होता है वहाँ पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो उसकी चेंज होती है कमांड्स की, वो इजीली मतलब वहाँ पे इसे चेन के थ्रू इसके डिस्कस हो। अगला क्या आता है, ऑर्डर, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। हाँ मतलब जो भी जैसा भी पर्सन है या जो भी उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी प्लेस पे रहे। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, एम्प्लॉयज शुड हैव जॉब सिक्योरिटी। मतलब उसका ऐसा नहीं है कि जॉब सिक्योर नहीं है, आज हायर कर लिया गया और 4 दिन बाद उसको क्या कर दिया, निकाले, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। तो उसका टेन्योर जो होना है, प्रॉपर टेन्योर के अंदर वो क्या करना है, जो उसको जॉब सिक्योर है वो वहाँ पे काम कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट कंट्रोल। इट इज द प्रोसेस ऑफ ensuring that the project activities are performed according to the plan and organizational activities are achieved। ठीक है, ये एक प्रोसेस, ये जो मैनेजमेंट कंट्रोल होता है, ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसी को कंट्रोल करने का एक तरीका है। उसमें क्या बताया गया है, प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग द प्रोजेक्ट एक्टिविटी, जो भी हम प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज होती हैं उन क्या करता है, इंश्योर करें एंड परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्लान। और जो भी हमारा प्लान वहाँ पे दिया गया है, जो भी हमारा प्लान जैसे टाइम का हो या फिर वर्किंग का हो, तो उसमें क्या हो, इसी प्लान के थ्रू क्या करें, हमारा जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको क्या करे, तो टाइम के अकॉर्डिंग और उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग क्या करें, उसको मैनेजमेंट करें। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर जो भी गोल्स हैं, उसको हमारे प्रोडक्शन को लेके या फिर हमारे डेवलपमेंट को लेके उसको क्या करें, अचीव करें। इन एसपीएम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज प्रोजेक्ट स्टेज ऑन शेड्यूल। प्रोजेक्ट जो हमारा होता है वो क्या हो, मतलब शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारा डेवलप हो या डिजाइन हो। ठीक है, कॉस्ट रिमेन्स विद इन द बजट, जो हमारा बजट जो भी उसका अलॉट हुआ है, जो भी बजट उसका पास हुआ है मतलब प्रोजेक्ट का, उसी के अंदर में क्या हो, उस मतलब तैयार बन के रेडी हो जाए, ऐसा ना हो मतलब कि ओवर कॉस्ट हो जाए। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन, जो उसकी क्वालिटी है मतलब हमारे जो प्रोजेक्ट की वो भी क्या हो रहा है सके वहाँ पे मेंटेन रह सके। रिस्क आर कंट्रोल, जो भी उसकी है रिस्क है, ऐसा भी हाई रिस्क भी नहीं बनना चाहिए वहाँ पे, तो रिस्क क्या है वहाँ पे कंट्रोल होनी चाहिए। ठीक है, अचीव गोल विद इन अ सेट ऑफ टाइम, और जो हमारा जो जो गोल होता है, मैनेजमेंट टीम क्या करती है, जो उसको जो गोल होता है वो जो उसका टाइम अलॉट किया जाता है वहाँ से, या फिर जो टाइम उसको दिया गया है कंप्लीट करने के लिए, उसी में क्या हो जाए, उसका कंप्लीशन हो जाए। स्टेप इन मैनेजमेंट कंट्रोल, कौन कौन से स्टेप होते हैं, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड, अगला क्या आता है, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ठीक है, ये सब क्या होता है, स्टेप्स स्टेप्स होते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल में। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो क्या है, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, ये क्या होता है, इट इंश्योर प्रोजेक्ट अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन, नहीं पहला क्या है, पीपीएम इज ए सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। ये क्या है, मेरे को एक तरह से मैनेजमेंट है, मतलब कैसे हमको मैनेज करना है प्रोजेक्ट को, कैसे उसको डिजाइन करना है, मल्टी प्रोजेक्ट एक साथ कैसे काम करना है, वो किसके थ्रू आता है, पीपीएम के थ्रू आता है। इट इंश्योर प्रोजेक्ट अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसी के ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल होते हैं उसी के थ्रू क्या हो जाए, हमारा प्रोजेक्ट क्या हो, अलाइन हो। ठीक है, फोकस है ऑन सेलेक्टिंग द राइट प्रोजेक्ट, ये जो हमारा मतलब सही प्रोजेक्ट है उसी पे क्या हो, सिलेक्शन ऑफ राइट प्रोजेक्ट, सिर्फ उसी को सेलेक्ट करेगा जो भी हमारा सही तरीके से प्रोजेक्ट जो हमारा डिजाइन करना है, या किस चीज़ को डिजाइन करना सही है सारे तरीकों से कि नहीं है। फाइंड बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्स टू अचीव ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीपीएम, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं पीपीएम के, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी है मतलब प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन, रिस्क बैलेंसिंग एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ ऑब्जेक्टिव्स में कि जो भी हमारा जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, उसकी क्या स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, मतलब कैसे, और जो उसमें जो हम मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके जो मतलब रिटर्न में हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं जितना पैसा लगा रहे हैं उस जितना पैसा उसके मिलना नहीं है उससे ज़्यादा हम उसको लगा दिए हैं प्रॉपर बनाने में, तो उसको क्या कौन कंट्रोल करता है, पीपीएम के थ्रू वो भी हमको सब देख देख के ही उसको क्या करता है, डिजाइन करते हैं। प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन, और जो वहाँ पे प्रॉपर जो रिसोर्स होते हैं उसके उसी को एलोकेट किया जाता है। नेक्स्ट है रिस्क बैलेंसिंग, अगला क्या है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, उसमें जो होता है परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है। की फीचर्स क्या क्या होते हैं उसके, मैनेजिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट टुगेदर, मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट जो होते हैं क्या कहता है, एक साथ में मैनेज किए जाते हैं। प्रायोरिटाइज इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स, जो हमारे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके उनको मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी देती है, या उसी प्रायोरिटी के थ्रू उसको अरेंज कर लिया जाता है। ठीक है,
अगला क्या है, बैलेंसेस रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। रिस्क को बैलेंस करता है और जो उसके रिवॉर्ड्स जो होते हैं, फीडबैक थ्रू जो रिवॉर्ड्स आते हैं उनको क्या करता है, वो अच्छे से देखता है। वो इसका एक फीचर है। कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। कंटिन्यूसली क्या करता है, पीपीएम के थ्रू हम कंटिन्यूसली क्या करते हैं, उसको मॉनिटर करते रहते हैं, उस पर कंट्रोल कर देखते रहते हैं। सपोर्ट टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। और जो हमारे टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग है उसमें भी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है पीपीएम प्रोसेस स्टेप, मतलब प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो। ठीक है, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में जो हमारे उसके जो स्टेप्स यूज होते हैं वो कौन कौन से हों। पहला क्या है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, मतलब प्रोजेक्ट की अच्छी तरह से क्या क्या कर ली जाए, आइडेंटिफाई कर लिया जाए। ठीक है। अगला क्या है, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन, प्रोजेक्ट का सेलेक्ट करना। ठीक है। और प्रायोरिटाइजेशन, मतलब उसको प्रायोरिटी देना, कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है उसको पहले रखा जाए, जो मतलब उसके लोअर प्रायोरिटी है उसको बाद में रखा जाए। पोर्टफोलियो बैलेंस, उसको पोर्टफोलियो भी बैलेंस होना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना किया जाए, उसका रिव्यू लेते रहना चाहिए, लिया जाए उसको। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। एडवांटेज क्या आते हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, मतलब इजीली हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट बनाना है कि नहीं बनाना है, उसमें क्या चीज़ इनहेंस करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है। एफिशिएंट रिसोर्स यूज, मतलब जो हमारा जो एफिशिएंट रिसोर्स होते हैं उसमें तो डिजाइनिंग के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। रिड्यूस प्रोजेक्ट फेलियर, और प्रोजेक्ट के जो उसमें फेल होने के चांस क्या होते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। और उसमें पीपीएम के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट जो होता है उसकी क्या करते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर स्ट्रेटेजिक फोकस। ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट बेनिफिट्स इवैल्यूएशन टेक्निक्स। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली व्हाइल कंपेयरिंग टोटल कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड बेनिफिट। हाँ, तो कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन ये काहे के लिए यूज होता है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो वो फाइनेंशियली जो है वो मतलब वर्थ है कि नहीं, फाइनेंशियली जो है वो हमारा जो टोटल कॉस्ट है उसको कंपेयर करते हैं उससे। ठीक है, तो इसमें फाइनेंशियल कंडीशंस देखी जाती है, मतलब बेनिफिट्स को अपने खासकर एनालाइज किया जाता है। कैसे मतलब क्या 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 चीज़ें, कितना उसका कॉस्ट है, कितना उसका पैसा लिया गया है, या फिर कैसे वो जब उसको दिया जा रहा है क्लाइंट्स को तो कितना पैसा बच रहा है, वो सब चीज़ें क्या करती हैं, कॉस्ट इसमें क्या हो जाती है, एवेल्यूएट की जाती है। स्टेप्स कौन कौन होते हैं, आइडेंटिफाई ऑल प्रोजेक्ट्स कॉस्ट। ठीक है, तो जितनी प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है उसको सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, जैसे डेवलपमेंट कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, जो भी है उसको से उसकी सारी चीज़ों को क्या कर लिया जाता है, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, और जो मतलब एक तरह से एक्सपेक्ट कर लिया जाता है कि इतना बेनिफिट्स इसमें होगा, तो उसमें उसका बेनिफिट क्या कर लिया जाता है, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। कन्वर्ट बेनिफिट्स इनटू मॉनेटरी वैल्यू, और जो हमारा जो बेनिफिट्स होता है क्या है, उसको मॉनेटरी वैल्यू में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। कंपेयर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, कंपेयर कॉस्ट जो और जो उसकी कॉस्ट होती है और जो उसको बेनिफिट होते हैं उसके कहते हैं कंपेरिजन किया जाता है, कितना हमारा पैसा बच रहा है, कितना हमारा उसमें लगा है, ये सब चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है। अगला क्या है, डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। और फिर उसमें ये भी देखते हैं कि हमें पैसा बच रहा है तभी हम प्रोजेक्ट लेंगे, मतलब जब तक फायदा नहीं होगा तब तक तो आजकल जानते हो बिना पैसे में कोई कुछ काम नहीं करता है। ठीक है, खासकर जो डेवलपमेंट सेक्टर में देखा जाए तो जो मतलब प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हीं को क्या करते हैं, प्रायोरिटी दी जाती है बनाने के लिए। ठीक है। आगे क्या है, नेक्स्ट हमारा आता है कॉमन टेक्निक्स। कॉमन टेक्निक में कॉस्ट इवेल्यूएशन टेक्निक जो होती है उसमें कौन कौन सी कॉमन टेक्निक होती हैं। पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड में क्या देखते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर इन्वेस्टमेंट, वो टाइम जो उसमें रिक्वायर्ड होता है या फिर जो हमारा टाइम लगा है, ठीक है, और जो हमारा पैसा उसमें रिकवर रिकवर इन्वेस्टमेंट का मतलब जो हमने उस पर इन्वेस्ट किया है प्रोजेक्ट के डिजाइनिंग के, या फिर प्रोजेक्ट डिजाइन के थ्रू जो टेस्टिंग में यूज़ किया है, डेवलपमेंट जो यूज़ किया है, उसमें जो भी पैसा यूज़ किया है उसको क्या करते हैं, रिकवर करते हैं और पेबैक पीरियड में उसको देखते हैं पूरा। ठीक है। फिर नेट प्रेजेंट वैल्यूज की देखते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू नेट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स माइनस क्या होता है, कॉस्ट होती है। ठीक है। हाँ, इससे क्या होता है, जो हमारी एनपीवी हो आती है, निकल आती है। ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होती है बेनिफिट की, उसमें क्या करते हैं, कॉस्ट से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, उसमें जो उसकी कॉस्ट होती है उसमें क्या होते हैं, फिर एनपीवी हमारी निकल आती है। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, जो भी हमारा जो मतलब उसमें जो प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट नहीं हुआ, वो हम सारी चीज़ें का हम देखते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में वो सारा चीज़ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, रेट एट विच द एनपीवी बिकम जीरो।
ठीक है, इसमें ये देखते हैं जो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है वो हमारी कब जीरो आती है, उसकी उसकी रेट को करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं। वो काय थ्रू होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब ROI निकालने का जो फॉर्मूला होता है। तो नेट प्रॉफिट जो भी हमारी मतलब प्रोजेक्ट में जो डिजाइन किया उसमें जो भी प्रॉफिट आई है, और फिर जो उसकी जो टोटल कॉस्ट थी, ठीक है, उससे उसको डिवाइड कर देंगे और क्या मल्टीप्लाई 100 करते क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमारा परसेंटेज उसको निकल आएगा। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग हेल्प होता है। सेलेक्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स, और क्या होता है, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स को ही ये हायर करता है या लेता है अपने थ्रू। ठीक है, सपोर्ट बजट प्लानिंग, और ये बजट प्लानिंग में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि जो हमारे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हीं को अगर लेगा तो हमें तो बजट जो है अच्छे, अब बजट जो है अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, प्लान हो जाएगा। रिस्क एवेल्यूशन में क्या होता है, रिस्क एवेल्यूशन आइडेंटिफाइज एनालाइज एंड प्रायोरिटाइज रिस्क दैट मे अफेक्ट द प्रोजेक्ट। रिस्क एवेल्यूशन वो होता है, उसमें ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो हमारे आइडेंटिफाई और एनालाइज किया जाता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें क्या उनको कोई रिस्क तो नहीं है, चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई मतलब डिफेक्ट तो नहीं आ जाएगा या किसी तरह से फेल तो नहीं हो जाएगा, वो सब चीज़ें सारी चीज़ें क्या है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिस्क होती हैं। उसको को जो इवेल्युएट करने का जो तरीका है या फिर उसको कम करने का जो प्रोसीजर उसको कहते हैं रिस्क इवेल्युएशन। ठीक है, अफेक्ट, और वो क्या करती हैं, रिस्क जो होती है वो क्या हमारे पूरे इंटायर प्रोजेक्ट क्या करते हैं, अफेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, तो वो स्टेप्स देखें इसमें वन बाई वन। पहला क्या था, रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन होता है। दूसरे में रिस्क को एनालाइज किया जाता है। फिर तीसरे में रिस्क प्रायोरिटाइजेशन, जो हमारी रिस्क होती है उसमें प्रायोरिटी जाते जो कौन से कौन ज़्यादा रिस्क है किस चीज़ की या किसी काम है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती है। और रिस्क रिस्क की मॉनिटरिंग देखते रहते हैं किसमें, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है, टाइप्स ऑफ रिस्क। रिस्क कितने कितने टाइप के होते हैं, टेक्निकल रिस्क होती है, कॉस्ट रिस्क, शेड्यूल रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, और रिस्क जो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है जो रिस्क अकर्ड की, और प्लस और इंटू क्या करते हैं उसमें जो इम्पैक्ट उससे पड़ रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इंटू इम्पैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिस्क निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक, अगला क्या है, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स टू अचीव लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसमें क्या होता है, जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, जो हमारे मतलब प्रोजेक्ट होते हैं उसमें क्या करता है जो, तो उसको क्या करता है, ये मैनेज करता है। ठीक है, प्रोग्राम जो स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम मैनेजमेंट जो होता है उसको क्या करता है, मैनेज करता है, ताकि हमारा जो जो गोल है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, लॉन्ग टर्म गोल क्या होते हैं, अचीव हो सके। ठीक है, की फीचर्स क्या होता है, फोकस है बिजनेस स्ट्रेटेजी। अगला क्या है, अलाइन प्रोजेक्ट विद कंपनी विजन। ठीक, नेक्स्ट है इंश्योर मैक्सिमम वैल्यू डिलीवरी। और अगला क्या है, कोऑर्डिनेट मल्टीपल रिलेटेड प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये हमारा अगला टॉपिक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है तो इसको हम भी देख लेंगे। तो इसमें क्या है, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो हमारा प्रोजेक्ट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर जो उसका गोल है, क्या करना है उसमें, किसके लिए यूज करना है, तो वो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। जो जो हमारा प्रोजेक्ट होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज, जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है, जो हमारा जो भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट तैयार होगा या फिर जो उसकी एक्टिविटीज होंगी उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। एस्टिमेट एफर्ट एंड ड्यूरेशन, और जो हमारा एफर्ट जो उसमें लगते हैं या उसकी क्या ड्यूरेशन होगा, कौन कौन से उसमें एफर्ट लगे, ये सब चीज़ें उसमें क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अगला क्या है, आइडेंटिफाई एक्टिविटी रिस्क। एक्टिविटी रिस्क क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एलोकेट रिसोर्सेज, और रिसोर्स को एलोकेट करते हैं। और लास्ट जो स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है, रिव्यू हो जाता है और फाइनलाइज प्लान हो जाता है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को मतलब ले लेते हैं, उसको कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर उसको डेवलपमेंट के लिए। अगला क्या है, एडवांटेज। एडवांटेज क्या होनी चाहिए उसके, क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। बेटर और एस्टिमेशन, रिड्यूस रिस्क, इम्प्रूव कंट्रोल, ये सारे क्या है उसके एडवांटेज हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी यूनिट 1 अच्छे से कवर हो गई है। और हमारे, अगर आपको यूनिट अच्छे से समझ आए तो हमारे चैनल को, टॉर्वेट स्कोर को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो हम लाते रहें और उसके